हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, आपका 12th क्लास है और इसी 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे थे। सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा था, तो हम लोग, आपको पता होना चाहिए, इसके अंतर्गत जो है हम जो बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं उनको अच्छे से कर चुके हैं। और उसके बाद जनसंख्या का जो घनत्व है, इस घनत्व को भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम घनत्व को कैसे डिफाइन करते हैं बेसिकली। और घनत्व का सूत्र निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल क्षेत्रफल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको निकाल के दिखाया था, यही वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से कारक हैं आपका, किसको, आपका जनसंख्या वितरण को, भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति, ठीक है, जलवायु और मृदा, आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीयकरण, ये हम लोग देख चुके थे। और एक हम देख चुके थे इसमें औद्योगिकरण, एक देख चुके थे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, यहाँ हम लोग आपका देख रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ संकल्पनाएं पढ़ी थी जिनमें हम जनसंख्या वृद्धि दर को पढ़ चुके थे। क्लियर है। आज इसमें आगे बढ़ेंगे, ये भी हम आपका परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। आज हमको ये देखना है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसको कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में, ध्यान दीजिए शब्दों पर, कोई क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु का के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक जनसंख्या कहते हैं। कोई क्षेत्र विशेष है, मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए आपका यूएस कनाडा है, दो समय अंतराल यानी कि 2020 से 2023 के बीच, या से मान लो 21 से 22 के बीच जनसंख्या यानी कि कितने पैदा हुए और कितने मृत्यु हुई, यानी कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की डेथ हुई, उसका बैलेंस निकालकर हम लोग निकालते हैं प्राकृतिक जनसंख्या। यानी कि जन्म लेने वालों में से मृत्यु को माइनस कर देंगे तो वो पड़ेगा कि इस बार नेचुरल कितना हुआ। एक था ओवरऑल कितनी बढ़ी, तो ओवरऑल में केवल हम बढ़ना देख रहे थे, मृत्यु नहीं देख रहे थे, लेकिन नेचुरल में हम लोग मृत्यु को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। लिखिए इसको। फिर ऐसे ही है आपका जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, रियल जो आपका ग्रोथ है, तो रियल ग्रोथ आपका कम होगी, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास प्लस उत्प्रवास, इनको मैं आपको बताऊंगा। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। धनात्मक वृद्धि यानी कि बर्थ रेट ज्यादा है एज टू कंपेयर दैट रेट से, यानी कि जन्म लेने वाले ज्यादा हैं और मृत्यु जो है उनकी तुलना में कम है, तो ऐसे में क्या होगी, जनसंख्या आपकी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आपका ग्रोथ होगी। एक होती है निगेटिव ग्रोथ। निगेटिव ग्रोथ में क्या होता है, जन्म लेने वालों की जो आपकी संख्या है वो कम है, मृत्यु कैसी है, ज्यादा है। क्लियर है। तो बहुत बेसिक बेसिक अंतर है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और इनको ध्यान रख के चलोगे तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आएगी। सारी चीजें बड़े अच्छे से आपको इसमें क्लियर जो है वो हो जाएगी। देख लिया, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, बात कर रहे हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ऋणात्मक का मतलब है निगेटिव। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देश में प्रवास कर जाएं या वहां से कहीं चले जाएं तो भी निगेटिव होती है। देख लिया। अब आगे बढ़ते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जनसंख्या परिवर्तक के घटक। जनसंख्या परिवर्तक के तीन प्रमुख घटक हैं। जन्म आप अभी देख चुके हैं,
मृत्यु प्रवास, प्रवास का मतलब है किसी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको प्रवास कहते हैं। जैसे लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहर से महानगरों की तरफ, बड़े महानगरों से विदेशों की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रवास बड़ा कॉमन है और प्राचीन काल से होता है। इसके बाद है एक अधिशोषित जन्म दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अधिशोषित मृत्यु दर होती है। क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करते हैं कि आपके कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने जीवित बच्चे जो है आपका पैदा हुए हैं, उनके रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे अधिशोषित जन्म दर निकालना हो, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष में जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000 से हम लोग करें, क्योंकि प्रति 1000 में निकाल रहे हैं तो इसलिए 1000 से, और अगर परसेंटेज में निकालते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये अगर किसी क्षेत्र विशेष में हमें पता चल जाए कि आपका कितना आपका अधिशोषित दर है, तो यहाँ 1000 में हम लोग निकाल रहे हैं, प्रति 1000 पर ज्ञात करते हैं, ना कि प्रति 100 पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है? क्या कह रहे हैं आगे? मृत्यु दर जनसंख्या में परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। कह रहे जो डेथ रेट है वो पॉपुलेशन में क्या करती है? एक्टिव जो भूमिका है उसको निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होते हैं। केवल आप वृद्धि किसको नहीं मान सकते? जो जन्म दर नहीं है, बल्कि आपका घटती हुई जो मृत्यु दर है हम लोग उसको भी काउंट करते हैं, और उसके भी हम लोग वेरिएबल में हम लोग उसको चेक करते हैं। अधिशोषित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल विधि है। यानी कि अधिशोषित मृत्यु दर कैसा है? किसी क्षेत्र में कितनी डेथ रेट है उसको मापने का एक आपका बेस्ट पैटर्न है, यानी कि बेस्ट तरीका है कि क्या हमारी बर्थ रेट है। ठीक? किसी क्षेत्र में किसी वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या में पीछे की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिशोषित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है कि अधिशोषित मृत्यु दर इज इक्वल टू किसी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के माध्यम से अनुमानित जनसंख्या, यानी कि कितने लोगों की मृत्यु उस वर्ष हुई है और वहां की जनसंख्या क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इस टू हम निकाल देंगे अधिशोषित मृत्यु दर। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए। जब भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए देगा वो आपको निकलवाएगा अधिशोषित जन्म दर, दोनों आपको दे रखा होगा, उनको ज्ञात करवा के आपसे पूछ लेगा। दो नहीं होगा, ये दिया होगा, देखिए या तो ये पूछेगा तो ये दोनों दिए होंगे, और अगर ये नहीं होगा तो ये दोनों होंगे, ये तो ये दोनों होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे में से 3 वेरिएबल है, 3 में से 2 देगा तो ही निकाल पाएंगे, और वो आपको देगा। सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेगा कि अधिशोषित जन्म दर का सूत्र लिखिए, कैसे व्यक्त करते हैं। ये फॉर्मूला आपको लिख देना है जो मैंने लिखाया है। ऐसे ही आपको सेम आपका ये अधिशोषित मृत्यु दर का जो फॉर्मूला है वो आपको लिख देना है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, देख लिया ना, किसी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के माध्यम में अनुमानित जो आपकी जनसंख्या है उसको हमको देखना है। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र में आपका जनसंख्या संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित करती है। ऐसा ही इसमें है आपका प्रवास। प्रवास का मतलब मैं बता चुका हूं, किसी एक स्थान से लोगों का आपका चले जाना, यानी कि गांव से शहरों की तरफ जो प्रवास हो रहा है उसको हम प्रवास कहते हैं। क्लियर है? प्रवास बहुत सारे कारणों से हो सकता है, शैक्षिक, स्वास्थ्य या रोजगार इत्यादि से। इसमें भी कुछ प्रकार है, देखते हैं। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसे जनसंख्या का आकार परिमित करता है। यानी कि जन्म और मृत्यु के अलावा तीसरा फैक्टर कौन सा है? आपका जो प्रवास है वो उसका फैक्टर है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह जहां से लोग गमन करते हैं उसको उद्गम स्थान कहलाते हैं। गमन मतलब अगर आप जिस स्थान से जा रहे हैं, मान लीजिए मैं आपका अपने घर से देहरादून जा रहा हूं या हरिद्वार जा रहा हूं, तो मेरा गंतव्य स्थान कहां से? जहां से मैंने चलना शुरू किया, जो मेरा गांव है वो मेरा गंतव्य स्थान कहलाएगा। नहीं, क्षमा चाहूंगा, गलत हो गया। उद्गम, उद्गम जहां से मैं जा रहा हूं, गंतव्य मतलब जहां मेरे को पहुंचना है। अब मैं अपने गांव से देहरादून जा रहा हूं
तो मेरा गांव क्या हो गया, उद्गम स्थान, और गंतव्य स्थान क्या हो गया, देहरादून। जहां मेरे को पहुंचना है वो गंतव्य, और जहां से मैं जा रहा हूं वो उद्गम स्थान। देखिए, उद्गम स्थान जनसंख्या को, आपके कमी को दर्शाता है। क्यों दर्शाएगा, क्योंकि लोग वहां से आपका जा रहे हैं। और उद्गम स्थान क्या है, जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर प्रति संतुलन की दिशा में एक सुपरत प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। मतलब उसको इंडिकेट करते हैं कि कैसे कंसल्ट होगा। आपका ध्यान दीजिए, प्रवास स्थायी और अस्थायी या मौसमिक हो सकता है, या गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव क्यों हो सकता है, यानी कि किसी भी रूप में मिल सकता है। ये प्रवास आपको ध्यान देना है, गांव से गांव में, शहर से शहर में, यानी कि हर रूप में ये प्रवास आपको देखने के लिए मिल सकता है। उद्गम जहां से लोग जा रहे हैं, गंतव्य जहां को जाना है। अगर जहां से जाएंगे वहां जनसंख्या कम हो जाएगी, जहां पहुंचेंगे वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप महसूस करते हैं, महसूस का मतलब आपने फील किया, आपने एक्सपीरियंस किया है, एक ही व्यक्ति दो अप्रवासी उत्प्रवासी हो सकता है। एक ही प्रवासी क्या हो सकता है, अप्रवासी, और आपका दूसरा ही उत्प्रवासी हो सकता है। अप्रवास मतलब जो व्यक्ति एक स्थान पर, जो प्रवासी किसी स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसको उत्प्रवास कहते हैं। यानी कि अप्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। आप आज यहां रह रहे थे इस स्थान पर, आप ऐसे बीच चले गए तो क्या हो गया, अप्रवास। ठीक। और उत्प्रवास जो किसी एक स्थान से बाहर चले जाए, या है ही नहीं कहीं और चला गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिए, होता क्या है, ये दोनों ही अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और मैंने देखा है कि 1 नंबर में इस क्वेश्चन को जरूर पूछता है। दोनों को आप इसमें ये भी बहुत लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन देख लिया आप लोगों ने। चलिए बेटा आगे बढ़ जाए। देखिए कुछ रिपोर्ट आती हैं। 22% माइग्रेट टू मुंबई आर किड्स। क्लियर है, कह रहे हैं माइग्रेट आउटफ्लो ऑफ इंडिया 4th नंबर। चलिए आइए, बड़ा इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रवास करते हैं। ये अगर आपसे कारण पूछ ले कि आखिर में प्रवास क्यों होता है, तो कारण है आर्थिक अच्छा हो, सामाजिक कल्चर अच्छा हो सके, इसलिए वो प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 समूह में बढ़ जाता है। एक है प्रीतिकस कारक, यानी कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे उद्गम स्थान को आकर्षक बनाते हैं। अब देखिए, अगर कोई लोग कहीं पर जा रहा है तो उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या है, आर्थिक और सामाजिक। ठीक, अगर कहीं पर बेरोजगारी है, रहन सहन की लो कंडीशन है, राजनीतिक अनस्टेबिलिटी है, मानव के अनुकूल जलवायु नहीं है, कहीं पर लगातार आपदाएं आ रही हैं, महामारी फैल रखी है, सामाजिक बिछड़ापन है, जातिवाद जैसी हिंसक घटनाएं हैं, इनसे भी क्या होता है, वहां से प्रवास शिफ्ट होता है। क्लियर है, और उद्गम स्थान को आकर्षक करता है। अब देखिए, आकर्षक का कारण काम करने के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशा, शांति, स्थायी जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक अपकर्ष बनाते हैं। यानी कि लोग किसी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, कुछ चीजें होंगी वहां उनको अच्छा, उनको बेहतर, जैसे काम अच्छा मिलता है तो लोग खुशी खुशी जाएंगे, चलो भैया काम अच्छा मिलता है। दूसरा, रहने का बड़ा अच्छा कंडीशन है, शांत है, स्वच्छ है, कुछ भी सामान बाहर छोड़ दो, पूरी प्रॉपर्टी सेफ पड़ी है, जलवायु है, ये सारी चीजें जो है वहां आपका। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, पृथ्वी पर जनसंख्या 70 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लग जाती हैं, यानी कि इस लेवल तक पहुंचने में जनसंख्या को आपका शताब्दियां लग जाती हैं, बहुत लंबा समय आपको लग जाता है।
आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। कुछ विगत 200 वर्षों के दौरान जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हुई है। ठीक है, चित्र 2.0 में जनसंख्या वृद्धि दर की कहानी बताती है कि लगभग 8,000 से 12,000 पूर्व कृषि की उद्गम संभावना, जिसके पश्चात जनसंख्या आकार बहुत छोटा है, मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम थी। पूरे वर्ल्ड पर कितनी थी? पहली शताब्दी में जनसंख्या आपका 30 करोड़ से भी कम थी। 1750 ईस्वी के आसपास औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ ले प्री इंडस्ट्रियल टाइम तो 1750 के बाद ही इंडस्ट्री शुरू होगा। विश्व की जनसंख्या कितनी थी 1750 में? लगभग 55 CR यानी कि 55 करोड़ थी। पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड है सबकी बता रहे हैं कि लगभग 55 करोड़ उस समय। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्रौद्योगिकी में जन्म दर घटाने में सहायक होती थी और त्वरित जनसंख्या वृद्धि को एक मंच प्रदान किया। क्या हुआ? बहुत जल्दी उसको एक मंच आपका मिल गया। ठीक है, अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि में सहायक करा है। कह रहे भैया जो साइंस है और जो आपका टेक्नोलॉजी है, इनकी वजह से जनसंख्या ने कैसे ग्रोथ किया है। मैं आपसे पूछ लूं क्या भैया पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी भी एक आपका जिम्मेदार फैक्टर है? तो बिल्कुल है। क्यों है? कह रहे मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप वाले ईंधन को प्रस्तावित किया। पहले जहां मानव और प्राणी जो काम करते थे उसकी जगह क्या आ गया? भाप वाला इंजन, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई और इससे कृषि कार्यगत औद्योगिक कार्य में आपका वृद्धि हुई। महामारी व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता से पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया है। सबसे बड़ी काम है विज्ञान ने आपका जो महामारी है और जो अन्य संक्रामक रोग हैं उनके विरुद्ध आपका टीकाकरण, वैक्सीनेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और आपका स्वच्छता की जो आपकी चीजें हैं उनको आपका प्रोवाइड कराया है। और उससे क्या हुआ, जो हमारी डेथ रेट थी उसमें कमी आ गई। पहले कोई देखेंगे चेचक से, हैजा से, इन चीजों से लोग बाग आपका मर जाते थे और ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिली है। ठीक, अब देखिए ये एक मैप आपको समझना चाहिए, कैसे कैसे किस समय में क्या चीजें बढ़ी हैं। देख लिया? अब देखिए विश्व की जनसंख्या के 2 गुने होने की अवधि, कब आपका 2 गुना हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या को प्रारंभ में 1 करोड़ होने से 10 लाख से अधिक अवधि का वर्ष लगा, किंतु 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। यानी कि 1 करोड़ से 10 लाख की अवधि तक, 10 लाख से 1 लाख होने में कितने साल लग गए? इतना साल। लेकिन भैया 12 वर्ष में हम 5 अरब से 6 अरब पहुंच गए। तो ध्यान देंगे जनसंख्या की अवधि इतनी तेजी से घटी क्यों है। कह रहे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या 2 गुना होने के अत्यधिक विभिन्नता आपके पाई गई है। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को 2 गुना करने से अधिक समय ले रहे हैं। यानी कि जो डेवलप कंट्री है वो अंडर डेवलप की तुलना में कैसे है, कंपैरिजन है ग्रोथ में। और इसे क्या कहा गया है, जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील देशों में है, हो रही है। पॉपुलेशन कहां बढ़ रही है? जो अंडर डेवलप कंट्री है। और इसी को कहते हैं आपका जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या का एकदम से बढ़ जाना ही क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। भैया बम फट गया अचानक ही। हम लोग कितने थे? 60 करोड़। अगले साल हम 10 साल के बाद 80 करोड़ हो गए, 20 साल के बाद 100 करोड़ हो गए, उस साल देखा तो 120 करोड़ हो गए। सोच के देखिए, 5 करोड़ से 120 करोड़। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप कौन कौन से लोकल पैटर्न है? विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में हो सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। कि जो जनसंख्या वृद्धि है और जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक
विकास में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। चलिए, तो मेरे बच्चों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ चीजें बची उनको कर लीजिए।